नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं चैनल सोल बरेली। आज की वीडियो में मैं बरेली की इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की पोल पट्टी की खोलने के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि मैं हूं उसका भुक्तभोगी। सैटरडे को हमारे घर में एक हादसा हो गया, उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूं। सुबह का 4-4:30 बज रहा था, अचानक से आवाज़ आई रूम में से मदर के चीखने की। और जब चीखने की आवाज़ आई तो हम भाग के पहुँचे तो मैंने देखा कि वो गिर गई थी। और जब उनको उठाया तो उन्होंने अपना हाथ ऐसे रखा हुआ था, और जब उनका हाथ हटाया गया तो पूरा मुंह पर खून और पूरा का पूरा नीचे तक खून बह रहा था। उस समय में आइडिया नहीं था कि चोट कहाँ कहाँ लगी है, बट पहली बार देख के समझ में आ चुका था कि सर पर काफ़ी चोट आ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा है। तो घर में हमने कोशिश करी उस ब्लड को रोकने के लिए, और हमने थोड़ा सा कॉटन वगैरह लगाकर उसको साफ़ किया, और पर खून निकले ही जा रहा था तो उसको हमने थोड़ा सा हाथ से दबाकर उनको फटाफट रेडी किया। और रेडी करने के बाद मैं उनको ले गया सबसे पहले बरेली में राजनगर चौराहे के पास एक नर्सिंग होम है जिसका नाम है गुप्ता नर्सिंग होम। क्योंकि वहाँ पर 24/7 मेडिकल सर्विसेज क्लेम की जाती हैं, इसलिए हम वहाँ पर पहुँचे। जैसे ही वहाँ पहुँचे मैंने वहाँ पर जो अटेंडेंट था उसको बताया कि ऐसे ऐसे सिचुएशन। उसने बोला उनको अंदर ले आइए। अंदर लाने के बाद उनको सीधे सीधे ड्रेसिंग रूम में ले गया, और उसने कुछ पूछे कुछ जाने बिना ही उनको फटाफट ब्लड को साफ करके उसके ऊपर एक बैंडेज लगा दिया। बैंडेज लगाने के बाद भी उसमें से ब्लड आ रहा था, क्योंकि वो चोट ऐसी नहीं थी जिसको फर्स्ट एड देने के बाद बैंडेज लगा दी जाए, क्योंकि वो चोट काफ़ी गहरी थी। मैंने उसको बोला कि आप प्लीज़ डॉक्टर को बुला दीजिए, क्योंकि इनके चेहरे पर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है और मुझे लग रहा है कि इनकी ये जो बोन होती है फेस की वो काफ़ी ज़्यादा स्वेल कर गई, तो मुझे लग रहा था कहीं उसमें कोई फ्रैक्चर ना हो गया गिरने की वजह से। तो मैंने उनको बोला प्लीज़ आप डॉक्टर को बुला दीजिए, केवल बैंडेज से काम नहीं चलेगा, उनको कोई इंजेक्शन देना पड़ेगा, कोई मेडिकेशन देनी पड़ेगी जिसकी अभी ज़रूरत है। एक तो ओल्ड एज और दूसरे चोट ही बहुत ज़्यादा लगी है और ब्लीडिंग हो चुकी है काफ़ी। जिस पर उसने मुझसे बोला कि आपको हमें ये पहले बताना चाहिए था, आपको पहले बताना चाहिए था। मैंने कहा मैं इमरजेंसी में आया हूँ, इसका मतलब ये है कि मुझे डॉक्टर की सपोर्ट की ज़रूरत है। आपने फर्स्ट एड दे दिया, मुझे लगा कि आप उसका डॉक्टर को बुलाएंगे, चेक कराएंगे। बोला नहीं, आपको पहले बताना चाहिए था कि आपको डॉक्टर की सेवा की ज़रूरत है। मैंने बोला यार बहुत अजीब आदमी हो। खैर मेरे बहुत जोर डालने के बाद वो तैयार हुआ कि डॉक्टर को बुलाता हूँ, बट वो बोला कि अब मैंने बैंडेज कर दिया है, बट डॉक्टर साहब आएंगे तो दोबारा बैंडेज करना पड़ेगा, आपने मेरा काम बढ़ा दिया। मैंने बोला नहीं, मुझे डॉक्टर को बुलाना है और डॉक्टर को ही दिखाना है। तो उसने मेरे सामने डॉक्टर को फ़ोन किया, जो कि हॉस्पिटल में ही ऊपर उनका घर है। तो उन्होंने उसको फ़ोन किया। अब सरप्राइजिंगली जो आप लोगों ने सुना होगा, मैंने वही सुना है टीवी में कि डॉक्टर भगवान होते हैं। जी हाँ, ऊपर वाला भगवान होता है, वो नीचे नहीं आता है। और यही हमारे डॉक्टर साहब थे, वो भी भगवान थे। उन्होंने बोल दिया मैं नहीं देखूंगा, मेरे को नींद आ रही है। जी हाँ, ये गुप्ता नर्सिंग होम के डॉक्टर साहब का जवाब था, मैं नहीं देखूंगा, मुझे नींद आ रही है। मैं क्या कर सकता था? मैं झगड़ नहीं सकता था, मैं लड़ नहीं सकता था। मेरे पास इमरजेंसी थी कि उनको ब्लीडिंग हो रही थी और वो फर्स्ट एड से भी किया गया था, उससे कोई आराम नहीं था। उसने मुझे टाइम दिया कि आप सुबह 8:30 से 9 बजे आइएगा, डॉक्टर साहब ओपीडी करते तब दिखा लीजिएगा। और ये सुबह का बज रहा था 5:30। मेरे पास समय था कि मैं 3 घंटे वेट कर सकता था और खून बहने देता नहीं। उसके बाद मैं उनको संकल्प नाम के 24/7 सुपर स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी वाला जो हॉस्पिटल जो नया खुला है वहाँ पर लेकर आया, जो कि है झूलेलाल द्वार के पास। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वो। जब मैं वहाँ पहुंचा तो पहली बात तो वहाँ पर केवल साफ सफाई का काम चल रहा था। मैंने उनमें से किसी सिस्टर को बोला कि प्लीज़ किसी को बुला दीजिए, तो उन्होंने एक पोछा लगाने वाले को बुला दिया। वो देख रही थी कि उनके सर पे चोट लगी हुई है, खून बह रहा है और उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, बट उन्होंने पोछा लगाने वाले को बुलाया। मैंने पोछा लगाने भैया से बोला, मैंने भैया फटाफट से मुझे इमरजेंसी की सर्विस की ज़रूरत है और मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है। तो वो मुझे सीधे सीधे रिसेप्शन पे ले गया, और रिसेप्शन में कोई नहीं था। रिसेप्शन वाले भैया ने बोला इनको तो सीधे ओटी में ले जाइए। हम उनको ओटी में ले गए, जहाँ उन्होंने मेरे को बाहर खड़ा कर दिया, मदर को अंदर ले गए। मदर और वो अटेंडेंट दोनों ही बाहर आ गए, और मदर बोल रही थी कि अंदर जाके ये 3-4 आदमी थे और वो एक दूसरे को बोल रहे थे तू देख ले तू देख ले, और कोई भी देखने के लिए तैयार नहीं था। ये बात करते करते लिफ्ट से हम जब नीचे आए तो मैंने उसको बोला भैया हमें एक डॉक्टर की ज़रूरत है, आप प्लीज़ किसी डॉक्टर को बुला दीजिए, इनको चोट ज़्यादा लगी है और मैं चाहता हूँ कि वो ढंग से देख लें, उसके बाद ठीक से मलहम पट्टी कर दें, क्योंकि इसमें दवाई की ज़रूरत है। और तब तक चेहरा काफ़ी सूजने लगा था और यहाँ ब्लीडिंग तो हो ही रही थी। उन्होंने बोला कि हम अभी बुलाते हैं। उसके बाद वो 3-4 लोग एक दूसरे के पास रूम में इधर उधर आने जाने लगे। उसके बाद भी हमने 10-15 मिनट वेट किया, कोई नहीं आया, तो मैं मदर को लेकर चल दिया। मैंने बोला फटाफट चलते हैं, किसी और हॉस्पिटल चलते हैं। तो पीछे से एक आदमी बोला भैया कहाँ जा रहे हो? हमने बोला आपकी इमरजेंसी 24/7 हमको समझ में नहीं आया, इसलिए हम कहीं और जा रहे हैं। इसके बाद मैं पहुंचा गंगाशील हॉस्पिटल। गंगाशील हॉस्पिटल डीडीपुरम में मैं वहाँ पहुंचा। थैंक गॉड कि वहाँ पर किसी ने हमारी बात सुनी। तो मैंने जाके वहाँ पर जो अटेंडेंट से बोला कि भैया इनको ऐसे ऐसे चोट लग गई, हमें सर्विस की ज़रूरत है, हमें मेडिकल सर्विसेज की ज़रूरत है। उस बंदे ने हमें बैठा दिया। 15 मिनट बाद उसने डॉक्टर साहब को उठाया, जो कि सो रहे थे। मुझे लगा नहीं कि देख के वो डॉक्टर साहब है, बट उसने कहा डॉक्टर साहब उठ जाइए, और वो डॉक्टर साहब पर्दे में सो रहे थे। आने के बाद डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं देखा, मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने बोला वो गिर गई है, इनको चोट लगी है, इनको खून आ रहा है। डॉक्टर साहब ने ये भी जहमत नहीं उठाई कि वो देखें कि चोट क्या लगी है क्या नहीं लगी है। वो अपने जाकर सीधे कुर्सी पर बैठ गए और किसी को फ़ोन करने लगे। मैंने पूछा सर देखेंगे आप? तो उन्होंने बोला आ रहा है। मुझे नहीं मालूम किसके आने की वेट कर रहे थे वो, उन्होंने बोला आ रहा है। 10 मिनट वेट करने के बाद मैंने उनको फिर बोला सर कोई आ रहा है? बोले हाँ वो आ रहा है।
10 मिनट वेट करने में मैंने उसको फिर पूछा साहब कोई आ रहा है, तो बोले हाँ मैंने फ़ोन कर दिया वो आ रहा है। उसके बाद एक बंदा जो बहुत ही रौले में था, बहुत ही ज़्यादा रौले में था, ऐसा लग रहा था कि भैया पूरे हॉस्पिटल का चेयरपर्सन है वो आया बड़ा एहसान करते हुए पूछा कि क्या हो गया। तो मैंने बोला भैया ऐसे ऐसी चोट लग गई है, इनको मेडिकल सर्विस की ज़रूरत है, प्लीज़ किसी डॉक्टर को बुला दीजिए। आओ बोला ना ताओ, उसने किसी को बुलाया, बोले इनको ओटी में ले चलिए। हम लोग ओटी में चले गए। ओटी में जाने के बाद उन्होंने उसको डायग्नोस किया और डायग्नोस करने के बाद मेरे को एक पर्चे पे कुछ लिख कर दे दिया, बोले मेडिकल स्टोर से ले आइए। खैर ठीक किया, मैं गया, मैं उसमें स्टिचेस का सामान था और बैंडेजेस वगैरह थे और मुझे पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी और सिरिंज वगैरह थी, मैंने लाके उनको दे दिया। वो उनको लेके ओटी में चले गए और मेरे को बोले कि आप बाहर जाइए। तो मैंने उनको बोला कि आप क्या प्रोसीजर करने वाले हैं, और ये एक बंदे को जानने का हक है कि क्या मेडिकल प्रोसीजर होने वाला है, इसीलिए मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रोसीजर करने वाला है। तो उन्होंने बोला कि इसमें स्टिचेस आएंगे। तो मैंने बोला कितने स्टिचेस आएंगे, बोले अभी मालूम नहीं, आप बाहर जाओ। क्या मैं बाहर आ गया। उन्होंने उसके बाद आधा घंटा करीब लगा, स्टिचेस लगाए। उसके बाद वो कोई बाहर नहीं आया, मेरी मदर बाहर आ गई और मेरी मदर बाहर आई तो फिर मैं अंदर गया तो देखा वहाँ कोई नहीं था। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। तो मैंने उन डॉक्टर साहब से पूछा जो बैठे ऊँग रहे थे और यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे थे, सर जिन्होंने स्टिचेस लगाए वो कहाँ हैं। तो उन्होंने बोला तो चले गए। मैंने बोला चले गए, बोले हाँ वो तो चले गए। मैंने बोला मुझे ये जानना है कि कितने स्टिचेस आए, वो डॉक्टर साहब को नहीं पता था। मैंने बोला मुझे ये जानना है कि अब आगे क्या प्रिकॉशन लेने हैं। मैंने बोला मुझे ये जानना है कि उनको कितने स्टिचेस आए हैं और क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, नहाना है, बैंडेज कब करानी है, पानी लग सकता है इसके ऊपर, आप मुझे कुछ तो बताएंगे। तो बोले अभी तो वो चले गए। तो मैंने बोला मुझे जानना है, उनको प्लीज़ नीचे बुलाइए। और मैंने बोला मेडिसिन क्या दिए हैं, बोले मेडिसिन। मैंने बोला आप मेडिसिन कोई नहीं देंगे, स्टिचेस लगा के ऐसे ही छोड़ देंगे। तो उसको ध्यान आया डॉक्टर साहब को, उसने कुछ पर्चे में दवाइयाँ लिखी खूब। उसके बाद मैं गया मेडिकल स्टोर, मैंने दवाई ली, मैं दवाई लेके वापस आया। तो मैंने उसको पूछा भाई ये तो आपने उसमें लिखा ही नहीं, कितने दिन की दवाई। बोली कितने दिन की। मैंने बोला हाँ कितने दिन की तो बताओगे ना, कितने दिन की दवाई देनी है ये। फिर उन्होंने बोला 3 दिन की ले लो। तो मैं गया, मैंने उनको 3 दिन की दवाई ली। इतने बीच में मैंने उनको दोबारा बोला, मुझे बंदे से बात कराई जिसने स्टिचेस लगाए थे। तो उसने फ़ोन करा, भाई तुषार ये पूछ रहे हैं कितने स्टिचेस लगाए हैं, ये डॉक्टर साहब की बोली थी, ये डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कौन से डॉक्टर साहब थे, वही कह रहे थे उनको डॉक्टर साहब। तो उसने बोला 10 लगे हैं, 10 स्टिचेस लगे हैं किसी के। और वो बंदा इतने केयरलेस होकर चला गया। 5:30 बजे से कोशिश करते 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 7:30 बजे उनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिला। बरेली में 500 से ऊपर हॉस्पिटल हैं, पीलीभीत, बीसलपुर, बदायूं और भी काफ़ी एरियाज़ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो उनको बरेली रेफ़र किया जाता है, क्योंकि यहाँ के हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, यहाँ की मेडिकल सर्विसेज अच्छी हैं ऐसा समझ कर। लेकिन जब एक्चुअल में किसी बरेली में रहने वाले बंदे को ज़रूरत पड़ती है तो मेडिकल सर्विसेज के नाम पर ये हो रहा है। EMO, CMO, PMO जो भी आपके हॉस्पिटल्स में होते हैं वो सारी सर्विसेज आपकी बेकार हैं। आपके जो डॉक्टर्स वहाँ बैठ रहे हैं वो केवल वहाँ सो रहे हैं, बैठ नहीं रहे हैं। और जिनको भी आप सो कॉल्ड डॉक्टर बता रहे हैं वो किसी भी तरह से डॉक्टर्स नहीं लग रहे हैं। सो अगर ये कंडीशन कुछ ऐसी हो सकती थी, अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए खुदा ना खास्ता, या किसी को ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए जिसको इमीडिएट अटेंशन चाहिए, तो अगर 2-2.5 घंटे आपकी अगर मेडिकल सर्विस इस तरह की जहाँ एक आदमी को 3 अस्पताल चेंज करने पड़ते तो आप किसी को बचा पाएंगे, आप किसी को नहीं बचा पाएंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद केवल इतना ही है कि मैसेज लोगों तक पहुँचे और कंसर्न लोग हो सके तो IMA जैसी एसोसिएशन जो बरेली में हैं और बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, अगर किसी खानते के बाद पहुँचे इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करिए और रैंडम चेक कीजिए। और अगर यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई भी ओनरशिप लेकर चेक करना चाहते हैं तो रैंडमली चेक करा के देखिए क्या बरेली में मेडिकल सेवाएं जो इमरजेंसी क्लेम और 24/7 लिख रहे हैं क्या वाकई में वो सेवा मिल रही है लोगों को। अब तो कोरोना का टाइम भी नहीं है, कोरोना में तो चलो आपने कह दिया कि बहुत ज़्यादा सर्ज था इसलिए नहीं हो पा रहा था, क्या आपके टाइम में भी आप छोटी छोटी मेडिकल सर्विस नहीं दे सकते हैं। बहुत ही धिक्कार है इन चीज़ों पर और मेरे को बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ है इस चीज़ से। थैंकफुली हमने अपने फैमिली डॉक्टर साहब को दिखाया शाम को, उन्होंने मेडिकल जब पर्चा पढ़ा तो उन्होंने सारी चीज़ मुझे बताई कि ये दवाइयाँ वो दवाइयाँ जो देने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये दवाइयाँ इस केस के लिए बनती नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो भाऊ जो वहाँ पर टाँके लगा रहा था वो कोई हॉस्पिटल का स्टाफ था, और जो दूसरा बंदा जो सो रहा था पर्दा डालकर यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था जिसको वहाँ का स्टाफ डॉक्टर बोल रहा था वो डॉक्टर भी नहीं था। तो भैया लोगों के साथ खिलवाड़ मत करो, लोगों की ज़िंदगी के साथ मत खेलो, ढंग से मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करो। हम दिल्ली में थे, मैंने दिल्ली में ये चीज़ देखी, अगर मेडिकल सर्विस की ज़रूरत पड़ती है तो हॉस्पिटल्स में वहाँ पर रोस्टर के बेसिस पर, रोटेशन पे, स्केड्यूल पे डॉक्टर्स का स्टाफ अवेलेबल रहता है और मेडिकल सर्विस में मिलती है सर्विसेज। जो मैंने देखा था वो मैंने देखा है। लेकिन बरेली में आने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या SDM या जो भी IMA एसोसिएशन या जो भी डॉक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, प्लीज़ लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करिए, रैंडम चेक्स कीजिए, इन्वेस्टिगेट करिए और इस तरह की प्रॉब्लम मत होने दीजिए। छोटे से वीडियो बनाने का मतलब किसी को डिफेम करना नहीं था, बस केवल ये बताना था कि क्या सर्विसेज हैं और क्या सर्विसेज मिल रही हैं और क्या हमारे साथ हुआ है।
खैर, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। जो मैसेज मैं पहुँचाना चाहता था पहुँचा दिया, और मैसेज पहुँचाने का मतलब इतना ही है कि हम बरेली से ही हैं। चैनल का नाम भी सोल बरेली है। हम बरेली के रहने वाले हैं। हम चाहते हैं कि बरेली की सेवाएं अच्छी हों। जो प्रॉब्लम हमें हुई वो बरेली में आसपास के क्षेत्र से आने वाले किसी बंदे को ना हो। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आप चाहें तो इस वीडियो को और लोगों तक भी पहुँचा सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।